पॉइंट है कि हमारे पास एक डेटा पॉइंट यहाँ पे है। अब बताओ ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, और ये हमारे 2D में इस तरीके से रहता था, तो कैसे वन निकालते थे बता सकते हो? हम्म? कि जो हमारे पास x2 y2 x1 और y1 दोनों में क्या करते थे, माइनस करते थे। जो माइनस करने के बाद जो पॉइंट आता था, जो वैल्यू आती थी, वही क्या होता था, डिस्टेंस होता था। फॉर्मूला अगर देखना चाहो तो किस तरीके से लिखा हुआ रहता था, रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था डिस्टेंस का। और यही फॉर्मूला पे काम करता है कैनन। अब जरूरी नहीं कि एक ही डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, एक और हमारे पास होता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ओला उबर में क्या करते हो आप, ड्राइविंग क्या करते हो, जब आप राइट लेते हो तो उसमें क्या दिखाता है, शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे दिखाता होगा, वो अपडेट नहीं रहता है तभी दिखाता है गलत। कहीं पे भी जाने के लिए हमारे पास टू वे होते हैं। पहला कि आप डायरेक्टली शॉर्टकट मार सकते हो इस तरीके से। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हो इस तरीके से, कि पहले मैं यहाँ से क्या कर जाऊंगा, एक्स डिस्टेंस से यहाँ तक जाऊंगा, देन यहाँ से 90 डिग्री क्या करूंगा, टर्न करूंगा, और फिर मैं ऊपर। ये होता था। दोनों क्या है कि सेम पॉइंट तक जा सकते हो। और भी वे हो सकते हैं कि आप इस तरीके से भी घूम के जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो। बट जो जनरलाइज हम लोग देखते हैं तो वही होता है। तो जैसे आप क्या करते हो, गूगल मैप या फिर कोई भी मैप होता है, वो जिस तरीके से रास्ता रहेगा उसी तरीके से क्या होगा, जाएगा। शॉर्टकट उसमें नहीं दिखेगा, है ना। तो वो जो फॉलो करता है वो भी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही होगा। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखता होगा बता सकते हो? कि यहाँ से क्या करेंगे, ए से बी तक जाएंगे, एंड देन बी से सी तक जाएंगे। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे जनरल में, ए बी प्लस बी सी, यही करोगे ना। और यही भी हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। और इसको बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। ये समझ में आया? कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है जो गूगल आपको गलत बताता है, तो शॉर्टकट कहीं पे और कहीं पे जो नॉर्मल डेटा है वहीं पे। तो वो जो फॉलो करता है वो क्या रहता है, मीन्स कॉस की। वो क्या होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें मैनहट्टन भी रहता है प्लस यूक्लिडियन भी रहता है। ठीक है। तो इतना ही क्या है, इसका कोर है। जो आप कैनन पढ़ोगे उसका कोर बस यही है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, डेटा के बेस पे बात करेंगे। इसका आइडिया समझ में आया? ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने बचपन से देखा है, निखिल, देखा है ना? कौन से क्लास में था ये डिस्टेंस फॉर्मूला बता सकते हो? हम्म। हम्म। तो यही हमारा क्या है, एक खुद का मॉडल बन गया है। और ये किस टाइप का मॉडल होगा, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक, ये भी बताया था, याद है? बताओ। एग्जाम्पल में ये यही दिया था मैंने। अब ये किसका एग्जाम्पल था वो बताओ, पैरामेट्रिक का था या नॉन पैरामेट्रिक का था? पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या था? हम्म। नहीं, वो तो हमारे पास क्या था, वो तो हमारे पास सुपरवाइज था। जिसके लेबल गिवन होंगे वो सुपरवाइज होता था, हाँ? जैसे हमारे पास था ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये था। इसमें आप x, अगर y और x में रिलेशंस फाइंड करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या था कि m और c अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन इस डिस्टेंस फॉर्मूला में चेंज कर सकते हो कुछ, नहीं कर सकते। तो पैरामीटर किसको बोलते थे, जिसमें आप चेंज करते थे, समझे? और ये जो होगा इसमें कोई भी हमारे पास पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे हम चेंज कर सके, तो ये क्या हो गया, नॉन पैरामेट्रिक हो गया। समझ में आया? और ये फर्स्ट क्लास में बताया था, रिवीजन। नहीं, एमएल में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन नहीं होगा तो चीजें भूलोगे। ये आपके साथ क्या मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ। बिना रिवीजन के एमएल में चाहोगे कि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, तो पॉसिबल नहीं है। या तो तुम्हारा पहले से ही ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि इनको रिलेट करो बस। दूसरा चीज, अगर ये चीज आप भूल रहे हो तो आपको रिवाइज करना कंपलसरी है। तो ये आपके पास याद रखना होगा। जिसमें हमारे पास ऐसा वेरिएबल होगा जिसके बेस पे मॉडल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो हमारा क्या होता है, पैरामीट्रिक होता है।
और जिसमें हम हमारे पास इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं जिससे मॉडल मैनिपुलेट होगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन पैरामीट्रिक। किस पे? एमएल पे जो भी आप अभी देख रहे हो एआई बेस, वो यही है और कुछ नहीं है। तो इसके बेस पे क्या होता है कि हर एक जॉब रोल का ना अपना एरिया है, कि इतने एरिया के बाद ये अच्छे से काम करता है, इसके बाद ये अच्छे से काम करेगा। कि जो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, तो मैनुअली में क्या होता है कि आप प्रिडिक्शंस अच्छे से कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है ना। अब वही चीज ऑटोमेट क्यों करते हैं? कंपटीशन का मार्केट है, कि जो रिजल्ट पहले देगा मार्केट कैप्चर वही करेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो मार्केट पहले कैप्चर कैसे कर सकते हैं किसी चीज को ऑटोमेट करके? तो ऑटोमेशन कैसे आएगा? जब हम लोग मशीन से करवाएंगे। एज अ ह्यूमन हम लोग कहीं ना कहीं क्या होगा, लैग करेंगे। मशीन्स क्या होता है कि उसको जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए अगर वो उनके पास है, तो वो क्या करेगा, 24/7 रन करता रहेगा। तो उससे क्या होगा, रिजल्ट बेटर आएगा और जल्दी आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें वही एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। एल्गोरिदम इमोशंस नहीं देखता, क्या करता है, नंबर्स पे देखता है ना। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, इमोशंस भी फैक्टर रखता है, बट क्या है कि ज्यादातर पैटर्न फैक्टर रखता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीजें पढ़ रहे हैं। अब इसमें स्टैटिक्स और मैथ, अगर वो डिग्री मांग रहा है, मतलब वो ग्रेजुएशन के लिए मांग रहा है, तो वो अलग लेवल है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें अगर आपको मॉडल इंप्लीमेंट करना है, 3 से 4 लाइन कोड है, वो तो कोई भी कर सकता है, चैट जीपीटी भी कर सकता है। लेकिन हमें कौन सा कब यूज करना है वो कौन बताएगा? उसके बिहाइंड द सीन्स कैसे काम हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या होगा, मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो फिर आप इसमें वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एनालिस्ट से डायरेक्टली एमएल पे भी जाते हैं लोग। अब बोलोगे पैकेज का, तो एनालिस्ट का भी पैकेज और एमएल का भी पैकेज सेम रहता है। बट इसमें पैकेज तब आ जाएगा जो कोई ऐसा बिजनेस प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप पैटर्न, वो क्या कर रहा है, एज अ ह्यूमन फाइंड कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, उसी को मशीन से फाइंड करवा रहे हो। दोनों का काम क्या है, सेम है। बट एक्यूरेसी कौन ला के देगा? वो डिपेंड, हाँ, मशीन्स फास्ट करके देगा बस। एक्यूरेसी तो एज अ ह्यूमन ला के देगा, लेकिन वो क्या करेगा, फिर उसमें पैसा लगेगा। तो दोनों की सैलरी अप्रोक्स सेम हो जाती है। कि आपको लेकिन मशीन लर्निंग का क्या होता है, कि ज्यादा सैलरी क्यों देते हैं कहीं कहीं पे? क्योंकि ये काम वन टाइम होता है। कि हो सकता है कि आपने एक परफेक्ट मॉडल फाइंड करके दे दिया, तो मेरा 5 साल तक वो काम कर सकता है, ये 2 साल तक काम कर रहा है, तो मुझे 2 साल तक एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? तो ये क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम के लिए फिर जो भी प्रोजेक्ट बनाने में 6 महीने साल भर लगेंगे, उसके लिए जितना मांगोगे उतना पैसा देते हैं। बट 6 महीने साल भर के बाद क्या होगा, कि आपके उनके पास वैसा कुछ काम नहीं रहेगा, या तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में डालेंगे, या तो फिर डिजाइन। दो ही चीज बचता है। या तो फिर क्या करोगे आप, उनको ऐसा डिपेंडेंसी बनाओगे ताकि क्या हो, चीजें उस पर डिपेंड, आप पे डिपेंड रहे। यही चलता ही है। अब पहले बात है ना कि ये चीज है ना, एक बार में इंप्रूव नहीं होती। इसमें प्रोसेस लॉन्ग टर्म लगता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट ना छोटे टाइम तक नहीं चलते, कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल चलते हैं। और आप कहीं पे भी एमएल एआई पे जाते हो ना, तो किसी कंपनी में जाते हो, और वो कंपनी छोटा मोटा तो होगा नहीं, वो तो प्रोजेक्ट उठाते रहेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, किसी का उतना जॉब नहीं जाता इस पे। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है कि फ्रीलांसिंग में इसी तरीके से काम चलता है। फ्रीलांसिंग में जितना पैसा मांगो उतना मिल जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, कि 6 महीने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही पैसा। समझे? तो जिसके पास अच्छा खासा क्या रहता है, एक्सपर्ट रहता है, जिसके पास कनेक्शन रहता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट आपको ऐसे ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलेगा इस पे? इसमें पूरा कंपनी डिपेंड करेगा। इसमें क्या है, कंपनी का लॉस एंड प्रॉफिट डिपेंड करता है। तो किसी ऐसे अनजान आदमी के हाथ में नहीं दे सकते, जिसको ना ही मैंने देखा है, ना ही उसके बारे में कुछ जाना है, ना ही उसका कोई प्रोजेक्ट देखा है, तो वो कभी भी नहीं देते। इसीलिए इसमें क्या होता है कि फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट कम मिलता है। और अगर मिलता भी है तो पैसे अच्छे खासा देते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आपको प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, कि इस तरीके का प्रोजेक्ट आपने बनाया है रियल इंडस्ट्री के लिए, तब देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कंसल्टेंसी कंपनी होती है, कि आप डेवलपर हो, आप दोनों काम एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, किसी कंसल्टेंसी कंपनी के पास जाओगे, वो प्रोजेक्ट उठाती है और इसी तरीके से क्या करती है, फ्रीलांसर को हायर करती है। तो इस तरीके से काम चलता है। तो वो अलग चीज़ है। अब हम लोग वहां पे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा कि मान लो हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या था, पहला लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, है ना। कि वो हमारे पास क्या है, कैंसर है या कैंसर नहीं है, ये बोल सकते हैं, नॉट कैंसर। देन फिर हमने क्या किया,
अपना एक नया डिटेल आया, मतलब कोई एक नया पेशेंट आया, उसका डेटा मैंने फीड किया। अब उसको कैंसर है या नहीं है वो चेक करना है। तो उसके डेटा के बेस पे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो लाई करेगा, चाहे वो यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, है ना। प्रेडिक्ट करने के बाद उसका पॉइंट कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। अब वो लाई करने के बाद क्या होगा कि वो देखेगा कि नोट कैंसर की तरफ कम डिस्टेंस है या फिर कैंसर की तरफ कम डिस्टेंस है। जिसकी तरफ से डिस्टेंस कम रहेगा वही उसका क्या होगा, प्रिडिक्शन होगा। ये समझ में आया? सिंपल ये करेगा कैनन। तो कैनन का सिंपल है कि जिसका डिस्टेंस कम होगा उसके नेबर से, वही हमारा क्या होगा, परफेक्ट मॉडल होगा। परफेक्ट इन द सेंस कि वही उसका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। तो ये चीज हमने बताया कैसे कैलकुलेट होता है। अब इसमें चीज ये फैक्टर रहता है कि कितने नेबर के बेस पे बताओगे। कि हो सकता है कि इसके बेस पे और इसके बेस पे कैलकुलेट किया तो इसका डिस्टेंस कम आ रहा है, और मान लो यहाँ पे भी दो पॉइंट रहते हैं, और मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे भी था, मैंने एक पॉइंट के बेस पे यहाँ पिक किया तो इसके बेस पे क्या है, डिस्टेंस कम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी हो सकता है कि इनका डिस्टेंस लिया तो ये क्या आ रहा है, दूर आ रहा है। फिर तीसरा लिया, इसका सामने आ रहा है। तो इस तरीके से कितना डिस्टेंस डेटा पॉइंट ले सकते हैं दोनों क्लास से। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो डेटा है हम लोग कितने पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। तो यही हमारा क्या था, सपोर्ट होता है कि आप जो डेटा पॉइंट्स ले रहे हो कितना हो सकता है वो। और ऑटोमेटिकली ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जितना भी होता है सबको लेता है वो। कि जितना भी डेटा पॉइंट है ना सबका डिस्टेंस लेता है इसका और इधर से इनका। और जिसका शॉर्टेस्ट रहेगा वही उसका क्या होगा, क्लास होगा, मतलब उसको कैंसर है। तो ये क्या होगा, इस क्लास में आपको डेटा दिखेगा। कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या था, प्रिडिक्ट करने के लिए आया था, देन उसका डिस्टेंस हमने मेजर किया तो वो किसके तरफ से क्या था, शॉर्टेस्ट था। तो ये ब्लू वाले के साइड था, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ब्लू बोल दिया। तो ये चीज यहाँ पे चल रही है। अब इसमें से होता है कि जो हमारे पास डेटा है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड है, एक ब्लू है और एक पिंक है। इस तरीके से हम लोग और भी इसको ग्रुप में बना, मुझे चाहिए कि चार ग्रुप में इसको बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ। कि एक ये ग्रुप अलग हो जाएगा, फिर बोल सकते हैं ये ग्रुप एक अलग, मान सकते हैं कि ये एक अलग ग्रुप मैंने बना दिया और ये अलग ग्रुप बना दिया। ये हो सकता है ये अलग मैंने ग्रुप बना दिया और ये अलग ग्रुप बना दिया, है ना। तो ये भी चीज क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग ग्रुप के बेस पे। ये ग्रुप कैसे बनेगा, तो एक दूसरे डेटा पॉइंट से जो नियरेस्ट होगा। कि हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो होता है ना वो रेंडमली इनिशिएट होता है। कि मैंने कोई भी डेटा पॉइंट लिया, अब उसका नेबर चेक किया कि ये सामने है, ये सामने है, तो ये क्या होगा, एक क्लास पे होगा। देन ये इससे क्या होगा, डिस्टेंस देखेगा, तो ये इससे सामने नहीं है तो ये क्या होगा, ये इससे सामने तो बोलेगा हाँ, तो ये क्या होगा, इस ग्रुप में चला जाएगा। तो डिस्टेंस के बेस पे क्या होता है, ये सेग्रीगेट होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें क्या होगा कि के एन एन का बेसिक, ये इंस्टेंस बेस होता है। इंस्टेंस बेस मतलब कि वो एक एक डेटा पॉइंट हमेशा कैलकुलेट करेगा। और ये लर्निंग बेस, आपको लगता है कि ये लर्निंग बेस हो सकता है, इससे पैटर्न वो लर्न कर रहा होगा, ये कैलकुलेट सिर्फ कर रहा होगा। डिस्टेंस सिर्फ कैलकुलेट कर रहा है, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं जो पैटर्न के बेस पे हो। वो सिंपली क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, जिसका कम आया वही उसका क्या हो गया, क्लास हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंस बेस। ये देखो कि ये क्या है, इंस्टेंस बेस लर्निंग है। कि वो क्या करता है, हर एक इंस्टेंस का डिस्टेंस लेता है बस। दूसरा हमारे पास क्या है, लिखा हुआ कि आप क्या करते हो, के की वैल्यू डिफाइन करते हो। के की वैल्यू क्यों डिफाइन करते थे, हमने बताया था कि जो भी हमारा नया वैल्यू आएगा उसका डिस्टेंस हम लोग कितने डेटा पॉइंट के बेस पे लेंगे। ये कि मिनिमम आपके पास कितना डेटा पॉइंट होगा जिसके बेस पे बताओ कि ये कौन से क्लास के अंदर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे कितना, अगर 5 है तो क्या होगा, इधर से भी 5 लेंगे और इधर से भी 5 लेंगे। और दोनों का क्या होगा, एक एवरेज निकलेगा, जिसका डिस्टेंस कम आएगा वही हमारा क्या होगा, क्लास हो जाएगा। तो ये के पॉइंट्स, अब बोलोगे ये के पॉइंट्स कैसे डिफाइन होगा। कि ये हमने जो अगर हम रेंडमली डिफाइन कर रहे हैं कि 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, तो यही चीज इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको बार बार ट्यूनिंग करते हो। क्योंकि ये क्या होता है, रैंडम होता है। आप अपने हिसाब से चलते हो कि कौन सा बेस्ट आंसर देगा। कि 5 डेटा पॉइंट्स रखेंगे तब बेस्ट आंसर आएगा, डिस्टेंस आएगा, या 10 रखेंगे तब, या 15, या फिर 12। तो ये क्या होता है कि आपको चेंज करना पड़ता है। इसका ये डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, या तो क्या बोल सकते हो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी बोल सकते हो। कि के की वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। पहला, सबसे पहले क्या होगा, अगर आप इसके स्टेप के बेस पे फॉलो करोगे, सबसे पहले आपको के की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप कितने डेटा पॉइंट्स के बेस पे कैलकुलेट करना चाहते हो।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया, क्या क्या बताया था, नेम क्या बताया था, एक था इक्लूडियन, पढ़ा था, उसमें क्या था, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, जो इक्लूडियन था इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर y2 - y1 और x2 - x1 का होल, मतलब दोनों का। मैनहट्टन में क्या होगा कि जो भी डिस्टेंस होगा उसको नॉर्मली क्या करते हैं, ऐड करते हो, ए बी प्लस बी सी जो भी होगा। मेन कोस की क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। देन ये क्या करेगा, फाइंड द के नियरेस्ट नाइबर, वो सिंपलेस्ट क्या करेगा, डेटा के बेस पे फाइंड करेगा। देन इसका हम लोग यूज किसके बेस पे कर सकते हैं, पहला क्लासिफिकेशन के लिए भी कर सकते हो और रिग्रेशन के लिए। अगर क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे होंगे तो जिधर शॉर्टेस्ट होगा वो ला के दे देगा, और रिग्रेशंस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वो एवरेज निकाल के दे देगा, और जिसका एवरेज कम आएगा वही क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी। तो ये दो के बेस पे काम करता है। तो ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि पहले क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा हर एक डेटा पॉइंट से। दूसरा, उसको सॉर्ट करेगा, और उसमें से जो जो टॉप होगा कि सबसे किसकी क्या डिस्टेंस कम है वही लाके आपको दे देगा, सिलेक्शन की टॉप के को क्या करेगा, आपको सेलेक्ट करके दे देगा। एंड ये क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो वोटिंग कर रहा है। वोटिंग मतलब कि अगर आपने 5 पॉइंट लिया है तो पांचों में से किसका किसका, कि पहला डेटा पॉइंट लिया उसका डिस्टेंस आ रहा है 23, दूसरा डेटा पॉइंट लिया उसका डिस्टेंस आ रहा है 22, तीसरा लिया 25 आ रहा है। इसी तरीके से आप क्या करते हो, दूसरे क्लास से लेते हो। दूसरा क्लास मतलब कि हमारा रेड क्लास हो गया और ये क्या हो गया, ब्लू क्लास हो गया, तो इसका भी डिस्टेंस 20 आ गया, 28 आ गया, यानी ये क्या आ गया, 22 आ गया। अब इसमें से देखेगा कंपेयर करके कि दोनों में क्या है कि कम वाले कौन से हैं। तो इसमें भी एक कम है, इसमें भी कम है और इसमें भी कम है, मतलब ये रेड वाले को ज्यादा डिनोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि आपके पास एक और डेटा होगा, तो इसमें क्या है कि ये कम डिनोट कर रहा है, तो जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी, वोटिंग मीन्स डिस्टेंस का, वो उधर क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो वो हमारा क्या होता है, इसमें वोटिंग सिस्टम चलेगा। और जब रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो क्या चलेगा कि इतने सारे डेटा पॉइंट्स है, आपको सिंगल डेटा क्या करना है, रिटर्न करना है। रिग्रेशन में क्या होता था, याद है अमन, रिग्रेशन में, नहीं, यहाँ पे वो तो मैं अभी बता रहा हूँ कि एवरेज यहाँ पे होता है, लेकिन रिग्रेशंस का प्रॉब्लम क्या होता था, वो क्या करता था। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था हाउस प्राइस का, उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास प्रिडिक्शंस वाई वैल्यू होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब हर एक वैल्यू, हर एक प्रिडिक्शंस के लिए क्या होगा, वो चेंज हो सकता है। अगर वो चेंज हो सकता है तो क्या होगा, सेम वैल्यू तो मिलेगा नहीं। तो सेम वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका एवरेज ले सकते हैं। एवरेज क्या होगा, हमेशा अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग डेटा आप फीड करोगे उसके बेस पे अलग अलग एवरेज आएगा। तो अरे अरे एवरेज क्या होता है, सिंगल नंबर होता है। तो ये हमारा क्या बनता है, रिग्रेशंस के लिए। देन हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट का तरीका आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एक टर्म्स है, अगर आप देखोगे कि जो के की वैल्यू है वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चल सकते हो। पहला, कि अगर आपको लगता है कि 2 हमने रखा है तो वो बेस्ट है, तो आप वो लेके चल सकते हो। दूसरा, कि यहाँ पे दिया है कि कैसे चूज करते हैं मार्केट के बेस पे, आप क्या कर सकते हो, ऑड इवन का केस लेके चल सकते हो। कि जो भी हमारे पास के नंबर होंगे वो क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी ले सकता है। ऑड लेंगे किसके केस पे, जब आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो टाइस के, जब आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ज्यादा चांसेस क्या है कि के की वैल्यू आप ऑड रखो। दूसरा हमारे पास क्या है, क्रॉस वैलिडेशन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, हर एक वैल्यू के लिए रेंडमली सर्च करके देखते हो कि किसमें बेस्ट आ रहा है। तीसरा हमारे पास होता है टेस्टिंग रेंज, आप क्या कर सकते हो, लूप में लगा सकते हो कि के की वैल्यू एक बार 1 रख के देखो, फिर 3 रख के देखो, 5 रख के देखो, 7 रख के और जिसमें से बेस्ट रिजल्ट आ रहा है उसको क्या करते हो, चूज कर सकते हो। देन हमारे पास क्या आता है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, कि किसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ओवर फिट हो रहा है, अंडर फिट हो रहा है, वो चीज अप्लाई करके देख सकते हैं। अब इस कोड को क्या करेंगे, पुराने वाले में ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बाकी बिहाइंड द सीन्स क्या हो गया, यहाँ पे एक और डेटा पॉइंट है जहां से ये बता रहा है कि वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब क्या हो गया कि जो के एन एन है वो डिस्टेंस तो कैलकुलेट करेगा, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जो डिस्टेंस और भी अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सके उसी के अंदर। तो आपने
क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में सुना होगा डीएसए का राउंड। डीएसए सुना है? डेटा क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। उसका काम क्या होता है? किसी भी चीज को आप सिर्फ ऑप्टिमाइज करते हो, कि अगर एक कोड लिखा है मैंने, उस कोड को रन होने में अगर 2 सेकंड लग रहे हैं, तो आप उसको ऑप्टिमाइज करो। जैसे आप ऑप्टिमाइज करके कुछ नया चीज लिखते हो, वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम होता है ना? तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, कि जो हमारा डिसीजन ट्री है या फिर कोई भी एल्गोरिदम के अंदर ना, सब में क्या होगा, एल्गोरिदम होगा। जैसे हमने देखा था लॉजिस्टिक का, उसके अंदर क्या था, 4-5 थे, मैंने दिखाया था ग्रेडियंट के बेस पे। तो वो क्या था, एल्गोरिदम थे, क्यों? ताकि जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो थोड़ा सा स्पीड हो जाए। ये चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे दो तरीके का वेरिएंट मिलेगा, एक केडी ट्री पे मिलेगा और एक बॉल ट्री पे मिलेगा। केडी ट्री पे क्या होता है, कि जो भी वो सर्चिंग करता है वो ट्री के बेस पे करता है। आपने बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट सुना होगा, सुना है? बाइनरी ट्री, जिसके जो जो भी होंगे सब मॉड्यूल, वो हमेशा क्या होगा, 2 पार्ट में होगा। मतलब दो ही क्या होंगे, चाइल्ड होंगे उनके, तो उसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आप क्या करते हो, कोई भी चीज अगर डिस्टेंस लेते हो, तो पहले देखते हो क्या ये डेटा पॉइंट के बेस पे कम है, और ये डेटा पॉइंट के बेस पे कम है। देन फिर क्या करते हो, और भी डेटा पॉइंट्स लेते हो, उसके बेस पे क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। जब भी हम क्या करते हैं, सब ट्री लेते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। और इस ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो आप देखोगे बाइनरी स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए बाइनरी ट्री बोलते हैं। और बॉल ट्री में क्या होता है, कि वो क्या करता है, कि डिस्टेंस कवर करता है। कि मैंने एक रेंडमली एक सेंटर ले लिया, मान लो ये सेंटर ले लिया। अब इस सेंटर के बेस पे इसके अंदर कौन कौन से वैल्यू आ सकते हैं, तो इसको मैंने क्या किया, एक बॉल के अंदर रख दिया। देन इसी तरीके से क्या करेंगे, हर तरीके का। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एक एक डेटा पॉइंट को एक क्या मान सकते हो, बॉल मान सकते हो। मान लो हमारे पास क्या है, इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं। अब मैंने बोला कि इसको आपको क्या करना है, डिस्टेंस के बेस पे कवर करना है। लेकिन जो डिस्टेंस वाला होगा, वो कितने क्लास में डिवाइड होगा, 2 में। तो आप क्या करोगे, इसको दो अलग अलग बॉल ट्री में डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे, तो जो भी डिस्टेंस होगा एक दूसरे से सबका डिस्टेंस देखोगे। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है, कि सामने है, तो इसको एक बॉल पे रखोगे और इसको एक बॉल पे रखोगे, इस तरीके से कर सकते हो। अगर यही चीज मैं क्या बोलूंगा, कि जो आपने ये बॉल ट्री पे बनाया, क्या करना है, कि आपको फिर से एक दो क्लास में इसको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करोगे इन दोनों को, फिर से इसके अंदर क्या करना है आपको, दो अलग क्लास बनानी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसमें होगा, ये दोनों में आपस होगा, तो ये दोनों का बनेगा। हो सकता है ये दोनों का भी बन जाए, या तो फिर ये दोनों का भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस। दूसरा, बाय डिफॉल्ट इसमें ये बनेगा, और इसका ये खुद का बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो यही है बस। तो इस तरीके से क्या होगा, कि आपके पास हर एक डेटा पॉइंट के लिए एक बॉल बनेगा। यही क्या करता है बॉल ट्री का एल्गोरिदम। ये क्या करेगा, जो भी पार्टीशन होगा वो क्या करेगा, नेस्टेड चलता रहेगा, तब तक जब तक आपने जितना के डिफाइन किया उतना ना वैल्यू मिल जाए। अगर आपने के डिफाइन किया 2, तो 2 के बेस पे आपको मिलेगा 5, डिफाइन 5 के बेस पे मिलेगा। तो वो चीज़ क्या होता है, वेरिएंट होता है। ये सिर्फ क्या होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, कि इसमें आपकी के की वैल्यू पे कोई डिपेंड नहीं होगा। जैसे आपने केएनएन लगाया ना, तो केएनएन कितना टाइम लगेगा, कि मान लो इसमें 10 सेकंड लगा रहा है, और दूसरे में क्या है कि 5 सेकंड लगाएगा, ऐसा कुछ। तो ये सिर्फ टाइम रिड्यूस करेगा कैलकुलेशंस का, और कुछ नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम्स। और डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि कहाँ पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो, उसमें भी डिपेंड करता है टाइम। कि अगर आप क्या करते हो, लिस्ट में स्टोर करते हो और एरे में स्टोर करते हो, टाइम किस में ज्यादा लगेगा। हाँ, तो वो डेटा स्ट्रक्चर पे भी डिफाइन करेगा, जिसको बोलते हैं डेटा टाइप। तो ये हमारे पास इसका बेसिक। बाकी इम्प्लीमेंटेशंस आप पुराने कोड पे ही कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए हमारे पास सिंपल है, आप क्या करते हो, यही चीज लिखते हो। ये दिख रहा है, इसमें कोई भी ऐसा नया टर्म्स है जो आपको लग रहा हो कुछ। तो ये स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज करना पड़ता है। स्टैंडर्ड स्केलर इसलिए यूज करते हैं ताकि क्या हो, रेंज सेम हो जाए। कि अलग अलग रेंज रहता है ना, तो उसमें क्या आता है, वेरिएशन ज्यादा आता है। वेरिएशन ज्यादा आता है ना, तो जो हमारा एक्यूरेसी आता है वो परफेक्ट नहीं आ पाता। क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएंस कम होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, परफेक्शन होता है। हम्म, तो जो कैटेगरिकल होगा उसको भी तो नंबर में चेंज कर लेंगे पहले, डेटा इनकोडिंग के थ्रू। क्योंकि ये देखो ना, कि हमने लगा लिया कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस किसी पे काम करेगा, कौन से डेटा टाइप पे, इंट पे या फिर फ्लोट पे।
तो अगर आपका डेटा क्या है, स्ट्रिंग पे है, तो काम करेगा। तो इसीलिए क्या करेगा, वो काम नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है ना, जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल यूज करते हो तो आपको डेटा इनकोडिंग करना ही पड़ता है, अगर आपके पास क्या है कैटेगरिकल डेटा है तो। आगे जाके हमारे पास क्या है ना, एडवांस एल्गोरिथम क्या होंगे, इनकोडर्स होंगे। जैसे TF IDF होता है, NN होता है, वर्ड टू वेक होता है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली वर्ड के बेस पे होता है। और वो क्या होता है, एडवांस होता है, जिसको बोलते हैं NN। जो हम लोग डीप लर्निंग में देखेंगे कि अगर आप वर्ड टू वेक करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। तो आपको इतने क्या करना पड़ेगा, स्क्रैच से करना नहीं पड़ता कुछ। तो ये हमने क्या किया, एक्सटेंड। अब इसके बाद का क्या कोड होगा, बता सकते हो? बंटी आप बताओ, इसके बाद क्या लिखते थे? कि आपने क्या किया, डेटा को स्प्लिट कर दिया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। फिर मैंने प्री प्रोसेसिंग कर लिया कि ताकि क्या हो, रेंज सेम हो जाए। रेंज सेम करने के बाद हम लोग क्या करते थे, ट्रेन करते थे। ट्रेनिंग के लिए क्या लिखेंगे, कि जो भी आप क्या कर रहे हो, मॉडल यूज करना चाहते हो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, KNN का। इसमें से कौन सा यूज करना है, क्लासिफिकेशन। तो हमने क्या, sklearn डॉट नाइबर्स। तो KNN या फिर नाइबर्स वाला फॉर्मूला के बेस पे जितने भी हुए वो किसके अंदर है, तो नाइबर्स के अंदर है। अब इसके अंदर से कौन सा यूज करना, मुझे क्लासिफिकेशन का यूज। तो ये हमने क्या लिख दिया, के नियबर क्लासिफायर्स। अब इसमें मैंने बताया था कि आपको सिर्फ के डिफाइन करना पड़ता है ना। तो मैंने क्या लिखा है, एन नाइबर्स इक्वल टू के। तो के हमने कितना रखा है, 5। एंड देन क्या करते हो, इस मॉडल को इनिशिएट कर लेते हो। इनिशिएट करने के बाद क्या करोगे, ट्रेन करोगे। ट्रेन करने का सिंपल मेथड जो अभी तक पढ़ते आए हो, कि जो भी आप क्या कर रहे हो, मॉडल का नाम रख रहे हो, डॉट फिट। और इसमें क्या होगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का यूज करते हैं। ट्रेनिंग के बाद हम लोग क्या करते थे, प्रिडिक्शंस करते थे। एंड देन प्रिडिक्शंस के बाद एक्यूरेसी चेक करते थे। सेम चीज आपको यहाँ पे भी चलेगा। आप क्या करते हो, प्रिडिक्शंस करते हो और प्रिडिक्शंस के बेस पे ये सारा चीज देखते हो। अब इसमें क्या है, तीन चीजें हैं। तीन क्यों, में बता सकते हो? ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स था, तो मैंने दो तरीके में इस तरीके से बताया था। इधर 0 1 होगा और इधर 0 1 था। अब इसमें क्या है कि तीन है, इसको कौन बताएगा कि यहाँ पे तीन क्यों है? और मैं बता देता हूँ, इसमें जो डेटा यूज किया है, आयरिस का यूज किया है। क्योंकि हमने बताया था कि ये क्या होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशंस और मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशंस। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं वो क्या है, मल्टीनोमियल। उसमें क्या था, 0 1 और एक 2 भी था, है ना। तो जितना रहेगा आपके पास वो उतने का क्या बनाएगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको तीन दिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस जितना ज्यादा आपके पास क्या होगा, कि लेबल डेटा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा। अब मान लो ये हमारा क्या, एक्यूरेसी सही नहीं आता, तो हमारे पास रीज लेसो का यूज कर रहे थे। देन इसमें एक आता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अगर आपका मॉडल सही से नहीं काम कर रहा हो तो आप क्या करोगे, कि पैरामीटर चेंज करोगे। पैरामीटर चेंज करने का मतलब क्या होगा, कि अगर कैनन यूज कर रहे हैं तो कैनन में क्या यूज कर सकते हैं। तो कैनन का मैं साइट पे दिखा देता हूँ, कैनन एल्गोरिथम्स। इसके इसके ऑफिशियल साइट में जाओगे ना, तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको दिख जाएगा। तो पहला जो हमारे पास पैरामीटर था जो आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा था, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में वही चीज यूज कर सकते हैं जो चीज चेंजेबल होगा, जो आपके पास होगा। एक ये चेंज कर सकते थे। दूसरा हमने बताया था कि आप क्या चेंज कर सकते हैं, एल्गोरिदम चेंज कर सकते हो। एल्गोरिदम में दो बताया था, एक क्या रख सकते हो, बॉल रख सकते हो और एक ट्री रख सकते हो। ये दो चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन लीफ साइज क्या था, कि अगर आप ट्री यूज कर रहे हो तो ट्री में क्या होता है, कि क्या होता है, रूट होगा और जो उसके नीचे होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्री बोलते हैं। देन इसी तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा, और जो लास्ट का होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है वही हमारा लीव्स होता है। तो सबसे लास्ट में आपको कितने चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये तीन चीज पे हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि हमें क्या क्या है। तो आप एन की वैल्यू चेंज कर सकते हो। हेलो।
पेपर से क्या मैंने उसकी कॉपी की थी
इसमें क्या कर सकते हैं कि आप कौन कौन सा पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। कि पहला आप नंबर ऑफ नाइबर्स चेंज करोगे, एक एल्गोरिथम चेंज करके देख सकते हैं, जिससे आप जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। कि मान लो हमने क्या करा है, कैंसर वाला ही लेके चल रहा है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, या तो कैंसर होगा या तो नहीं होगा। तो जो हमारा पूरा डेटा होगा दो ही ग्रुप में बटेगा, चाहे जितना भी होगा, है ना। अब हमने क्या किया, प्रिडिक्शंस के लिए यूज किया अपना नंबर। तो जैसे आप प्रिडिक्शंस के लिए क्या करोगे, अपना डेटा फीड करोगे, तो वो कहीं ना कहीं लाई करेगा, है ना। या तो ये यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, और यहाँ पे भी लाई कर सकता है। अब ये जहाँ पे भी लाई कर रहा होगा, अब इसको हम लोग क्या करना है कि क्लासीफाई करना है कि वो क्या होगा, कैंसर है या नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारे पास ओल्डेस्ट डेटा होगा, उसमें से क्या करेंगे, 5 डेटा इस क्लास के उठाएंगे, 5 डेटा इस क्लास से उठाएंगे, और देखेंगे किसमें डिस्टेंस कम है। और जितना डिस्टेंस कम होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी का ये पार्ट है। ये समझ में आया? कि वो डेटा पॉइंट्स बेसिकली यहाँ से उठाएंगे जो हमारे पास क्या है ट्रेनिंग के लिए। तो उससे क्या होगा कि उसका डिस्टेंस देखेगा वो बस, कि किधर से नियरेस्ट आ रहा है। तो वही हमारा यहाँ पे है कि नियरेस्ट आपको कितना डेटा पॉइंट रखना है। समझ में आया? अगर आप दोनों तरफ से क्या, जैसे क्या होता है ना कि क्लासिफिकेशन में दो ही डेटा है, इधर से भी दो ले रहे हैं, इधर से भी दो ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि दोनों बराबर आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से 3 4 इस तरीके से हम लोग बढ़ा के रख सकते हैं, कि आप अपने हिसाब से डेटा पॉइंट बढ़ा सकते हो, ताकि क्या हो, एक्यूरेसी अच्छे से आए। लेकिन क्या होगा, जितना ज्यादा बढ़ाओगे फिर क्या होगा, एक्यूरेसी घट भी सकती है। तो ये चीज क्या कर सकते हो आप, हिट एंड ट्रायल के बेस पे कर सकते हो, मतलब लूप चला सकते हो। तो आप लूप सिर्फ इसी के लिए चलाओगे या फिर इसके लिए भी चला सकते हो, इसके लिए भी चला सकते हो। कि कितना लीफ रखना है, तो 20 30 40। तो जब हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं ना कि क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइपर पैरामीटर कहलाएगा, क्योंकि ये पैरामीटर होता था जिसके बेस पे हम लोग चेंज करते थे, पैरामीट्रिक जिसको बोल रहे थे। मतलब इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको चेंज करोगे तो आप अपने मॉडल को चेंज कर सकते हो। और ये पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, तो हमारे इक्वेशंस में नहीं आ रहा, ये हम लोग बाहर से दे रहे हैं, कुछ अलग डेटा पॉइंट्स के बेस पे। तो ये बाहर से आ रहा था, ये क्या हो गया, हाइपर पैरामीटर हो गया। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं, है ना। मतलब चेंज कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब इसमें दो तरीके से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। पहला कि आप क्या कर रहे हो, कि आपने के की वैल्यू डिफाइन कर दी एक लिस्ट में, 3 5 7 9 और 10। अब इसको क्या कर सकते हैं, लूप में आप एक एक करके चलाओगे, कि पहले एक के लिए चेक किया, दो के लिए चेक किया, 3 के लिए चेक किया, 5 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए। ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा चेक करने का तरीका क्या हो सकता है, रेंडमली मैंने ये चेक कर लिया एक बार, दूसरी बार ये चेक कर लिया, तीसरी बार ये चेक कर लिया, चौथी बार ये चेक कर लिया। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्या होता है ना कि जब भी आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ते हो, तो इसमें दो तरीके से चलता है। पहला ग्रिड सर्च, इसमें क्या होगा, ग्रिड सर्च होगा, और दूसरा रैंडम सर्च। ग्रिड सर्च का मतलब समझ में आया, कि वो क्या करेगा, सीक्वेंस में चेक करेगा। और रैंडम सर्च में क्या करेगा, कि ऑटोमेटिकली कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेगा। अब दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। रैंडम का क्या डिसएडवांटेज होगा, हम्म, कि आपका जो डेटा ला रहा है कि वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन अगर सही ला के देगा तो उसके भी चांसेस क्या होंगे, सेम सेम होंगे जो गलत ला के देगा, है ना। और ये क्या है कि जल्दी भी ला सकता है, नहीं भी ला सकता। दूसरा, ग्रेड सर्च का क्या एडवांटेज होगा, कि सीक्वेंस में चेक करेगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, कि जब आप सीरीज में चेक करते हैं तो कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है, तो मतलब वो क्या करेगा, हर एक वैल्यू को देखेगा। तो ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज में क्या जाएगा,
हाँ, कि ये टाइम ज्यादा लेगा। ये सीक्वेंस आप चेक करोगे पूरा सीक्वेंस तो टाइम ज्यादा लेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। तो इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज केस किसका बनेगा, रैंडम का या ग्रिड का। रैंडम आप देते हो जब आपको डेटा पता नहीं होता है। तो जैसे आपको डेटा पता चल जाए कि 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, अच्छा खासा वैल्यू आ रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, 3 और 5 के बीच में मल्टीपल वैल्यूज पुट कर सकते हो, है ना। कि 3, 4 और 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करोगे, एक सीक्वेंस में ही चलाओगे ना। तो जब भी आप स्टार्टिंग में करते हो जहाँ पे आपको पता नहीं होता है तो वहां पे रेंडम काम कर जाता है। बट वो भी क्या होगा कि 50-50 रहेगा। बट ग्रिड में क्या था कि अगर आपको आइडिया है कि ये 3 से लेके 10 तक में क्या होगा, अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड सर्च रख लेंगे। ये समझ में। तो जनरलाइज में हम लोग ज्यादातर ग्रिड सर्च का ही यूज करते हैं। अब ये हमारा क्या है कि मॉडल सिलेक्शन के बेस पे काम करते हैं। तो ये हमारा जो भी चीजें होंगी वो कहाँ पे मिलेगा, मॉडल सिलेक्शन पार्ट के अंदर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बताओ शिवम, कि जो बोलना चाह रहे थे वो समझ में आया कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, बस कि ये क्या करेगा, आप क्या करोगे, डेटा इस तरीके से दोगे जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे मैंने किस फॉर्मेट में डिफाइन किया बता सकते हो, ठीक, आप बताओ कि मुझे बताया था कि आप लिस्ट में रखते हो एंड देन क्या करते हो, सर्च करते हो। तो यही चीज हमने क्या किया, तीनों को एक डिक्शनरी में रखा। डिक्शनरी में क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। कि फाइन ट्यूनिंग में क्या करोगे, आप अलग से जो लूप लिखते हो वो क्या होगा, इजी पड़ जाएगा आपके लिए। यहाँ पे जो की का नेम है वो सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए, जो मॉडल के अंदर लिखा है वही होना चाहिए। तभी तो वो पहचान पाएगा कि क्या करना है, एन नेबर्स के अंदर वो वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे जो हमने की का नाम दिया है ये सेम होना चाहिए किसके बेस पे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है पैरामीटर में, ठीक है। तभी तो उसकी जगह पे आप पुट कर पाओगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग में। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। तो पहला हमारे पास ग्रिड सर्च सीवी। इसमें क्या होगा कि आप इस तरीके से वैल्यू एक रेंज दोगे, उसमें से क्या करेगा, एक एक वैल्यू वो चेक करेगा एंड देन उसमें बताएगा कि कौन सा बेस्ट है। तो जो भी बेस्ट रिजल्ट देगा वो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या अल्फा और सी के बेस पे इन्होंने बोला है। क्योंकि ग्रिड सर्च क्या होगा, किसी में भी लग सकता है, कोई भी वैल्यू के लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, रेंडम। इसको बोलते हैं रेंडम सर्च सीवी। सीवी का मतलब होता है क्रॉस वैलिडेशन। अब इसमें क्या होगा कि रेंडमली सर्च होगा, कि जो भी आप एक लिस्ट दोगे उसमें से क्या होगा, रेंडमली कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, रेंडमली उनका एक वैल्यू बनेगा और उसमें से क्या करेगा, सर्च करेगा। अब इसमें आपका बेस्ट रिजल्ट पहले भी मिल सकता है, लास्ट में भी मिल सकता है। तो ये इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें क्या होता है कि टाइम कम लगता है क्योंकि ये रेंडमली सर्च करेगा। और मैं बोलूंगा रेंडमली आपको सिर्फ 5 ही सर्च करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो कि 5 रेंडमली वो कोई भी ले लेगा, तो उसी में क्या हो सकता है, बेस्ट भी आ सकता है और वर्स्ट भी आ सकता है। इसका ये एडवांटेज, इसमें टाइम अगर आपके पास नहीं है तब इसका आप यूज करते हो। और फिर क्या है कि आप क्या कर सकते हो, कि आपको नहीं पता है कि क्या वैल्यू हो सकता है, उस चीज पे हम लोग ये डिपेंड करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इसका कोड आप यहाँ पे देखोगे, सिंपल सा ये है कि आप क्या करते हैं, एसकेलन मॉडल सिलेक्शन। अगर आप एसकेलन के मॉडल सिलेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको ये पूरा वेरिएबल मिलेगा, एसकेलन या एसकेलन मॉडल सिलेक्शन। अब इसके अंदर जो भी हमने एक्स्ट्रा काम करना है वो सारा चीज इसी के अंदर डिफाइन रहता है। तो हमें इसके अंदर क्या करना था, पहला हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे थे। आपको अब क्या करना है, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइज करना है। इसके लिए कौन सा यूज करोगे, तो ये सारा चीज आपको दिख रहा है। तो इसमें से ज्यादातर हम लोग कौन सा यूज करें, एक ग्रिड सर्च और एक रैंडम सर्च। तो इसका आप यूज कर सकते हैं इस चीज का। कौन सी फाइल, क्लास में कौन सी फाइल देखोगे, इधर ध्यान दो। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है,
इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वन लाइन है, इसलिए क्या है, कॉन्सेप्ट में फोकस करो थोड़ा सा। इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पैरामीटर ग्रिड लिखा है, आप सिर्फ ये लाइन लिखते हो कि मॉडल सिलेक्शंस ग्रिड सीवी, और क्या करते हो, ग्रिड सर सीवी को इंपोर्ट करते हो, और इसमें क्या आते हो, एस्टिमेटर। एस्टिमेटर का मतलब क्या हो गया, कि कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हो। तो कौन सा मॉडल यूज करना चाह रहे हैं, तो सीएलएफ में क्या था, बता सकते हो, सीएलएफ में क्या स्टोर किया था, कौन सा मॉडल, तो ये के नाइबर क्लासीफायर किया था। तो ये मॉडल लेगा, और वो मॉडल को क्या करेगा, अपने ऊपर में पास करेगा। जैसे वो पास होता है, देन उसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन से पैरामीटर आप चेंज करना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो, कि लूप में रखना चाहते हो। तो मैंने बोला कि जो पैरामीटर ग्रिड्स है ना, उसी को रखना चाहते हैं। पैरामीटर ग्रिड्स में क्या है, ये सारा चीज है। देन इसमें क्या है, सीबी क्रॉस वैलिडेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब हो गया सफल करना। पैरामीटर। तो ये ऊपर में बनाया था ना, कि आपको क्या क्या वैल्यू रखना है, आप तो खुद से बताओगे ना। एन की वैल्यू आप क्या क्या रखना चाहते हो, तो मैंने बोला कि एक बार 3 रख के देखना, एक बार 5 रख के देखना, एक बार 6, 7, 10, 12, 15 ये रख के आप देख लेना। अब इसमें से जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो, तो इसमें कितने हमारे पास मॉडल बनेंगे, अगर बनेगा तो, अगर आप इसमें से देखोगे, कि अगर आपने सिर्फ क्या किया, के की वैल्यू 3 रखा, एंड देन एक मॉडल क्या करते हो, प्रेडिक्ट करते हो, मतलब ट्रेन करते हो, तो ये हमारा एक मॉडल हो गया। एक बार मैंने 5 रखा, तो ये एक मॉडल 3 के लिए बना था, और एक मॉडल किसके लिए बनेगा, 5 के लिए अलग बनेगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अलग आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना मॉडल बन सकता है, बता सकते हो, एन क्यू बनेगा जितना होगा हमारे पास ना। पहला, कि आपने ये 3 रखा है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन पे बनेगा। तो इसमें से 3 का बनेगा, देन 3 के साथ क्या बनेगा, बॉल का बनेगा, देन ब्रूट फोर्स का भी बनेगा, और केडी का बनेगा, है ना। देन इसके साथ बॉल ट्री में क्या बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, और इसका भी बनेगा। देन इसी तरीके से फिर क्या करेगा, ब्रूट फोर्स के बाद ये चारों का बनेगा। तो इसमें से कितना मॉडल बन सकता है, तो इसका आप क्या करोगे, इसमें कितने वैल्यू है, 7 है, इसमें कितने 3 है, और इसमें कितने 4 है। अब तीनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना होगा, 21 × 4 कितना हो गया, 84। तो ये आपको 84 मॉडल बनाएगा, और उसमें से जो बेस्ट होगा वो आप देख सकते हो। तो ये क्या होगा, अब धीरे धीरे आपको लग रहा होगा ये टाइम लेगा, एक मॉडल में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। अब कितने मॉडल आप बना रहे हो, 84। इस तरीके से ये 1000 मॉडल बनाते हैं हम लोग, 1000 से भी ज्यादा बनता है एक टाइम में। कैसे पता चलता है, तो आपको मैंने एक प्लेग्राउंड दिखाया था, अगर याद होगा तो, प्लेग्राउंड, ये याद है, इसमें क्या होता था, ये जो प्लेग्राउंड है, इसमें क्या करते थे, यहाँ पे एक इपॉक्स होता था। इपॉक्स बेसिकली क्या था, कि कितने टाइम से वो मॉडल क्रिएट कर रहा है, कि नंबर ऑफ इटरेशंस, मतलब बार बार आप कितने टाइम मॉडल चेंज कर रहे हो। तो जैसे आप इसको रन करोगे, जैसे मैंने इसको क्या किया, रन किया, तो ये दिख रहा है कितने मॉडल्स वो बना रहा है। और ये मॉडल कब तक बनेगा, जब तक आपको परफेक्ट, तो इसमें क्या है, इजीली क्लासीफाई हो रहा है। लेकिन हमारा डेटा इस तरीके से रहता है। अब इसमें क्लासिफिकेशन पॉसिबल है नॉर्मल मेथड से। तो ये क्या करेगा, इटरेट करता रहेगा जब तक इसको एक बेस्ट मॉडल ना मिल जाए। जैसे वो मिलेगा तो क्या होगा, वो इटरेट करके बता देगा। मैं इसको यहाँ पे रेलू कर देता हूँ, और यहाँ से चेंज। और इसमें क्या है, कि ये कभी भी परफेक्ट रिजल्ट ला के नहीं देगा। ये दिख रहा है, ट्रेनिंग में 50% एरर है, और टेस्टिंग में भी। मतलब ये क्या है, अंडर फिट है। अब इसको क्या कर सकते हैं, मॉडल को कैसे इंप्रूव करेंगे, दूसरा एल्गोरिथम यूज करोगे। और चूंकि ये क्या है, न्यूरल नेटवर्क बेस है, सिंपली ये क्या था, लाइन का इक्वेशन है। ये जो दो डेटा के बेस पे है ना, लाइन का इक्वेशन है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2, ये बनेगा। x1 ये है, x2 ये है। अब इसके बेस पे m1 इसके साथ आएगा, और m2 इसके साथ आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वही क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है। ये समझ में आया? अब ये चीज m की वैल्यू कैसे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे जो एक लाइन है ना, इसमें जाओगे ना, तो w आ रहा होगा। w क्या है, m की वैल्यू, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि m को क्या करते हैं, w से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप क्या करते हो, डीप लर्निंग में जाते हो। तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया, है ना। अब इस इक्वेशन के बेस पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हो। इसमें अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको सेपरेट कर सकते हैं, बताओ बंटी। इस डेटा को अगर मुझे सेपरेट करना होगा, तो कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। हम्म
एक इस तरीके से कर सकते हैं, एक इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से और इस तरीके से। तो क्या है कि आपको मैक्सिमम चार इस तरीके से लाइन क्रिएट करते हो तो डेटा सेग्रीगेट कर सकते हो, है ना। तो मतलब क्या करना होगा मुझे कि इस डेटा को चार पार्ट में अलग अलग इक्वेशंस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चार इक्वेशन कैसे ऐड कर सकते हैं? तो डीप लर्निंग में कॉन्सेप्ट होता है लेयर्स का, रूल से। तो इसमें आप सिंपली क्या करते हो ना, यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस का आइकन। आप क्या करते हो, एक ही इक्वेशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब जो स्टेट जा रहा था वो क्या होगा, अब दो पार्ट में डिवाइड होके जाएगा। देन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में और डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं माइनस कर देता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, दो और डिफाइन कर देता हूँ। तो ये हो गए चार इक्वेशंस के बेस पे। अब इसको क्या करोगे आप, ट्रेन कर दोगे। तो ये बना पा रहा है। तो ये परफेक्टली क्या कर पा रहा है, आपको सेग्रीगेट करके दे पा रहा है ना। तो आपने क्या किया, एक ही इक्वेशन को चार इक्वेशन में डिवाइड करके इस तरीके से बना दिया। और यही काम होता है डीप लर्निंग में। वहां पे जो भी काम होगा ना, सिर्फ यही इक्वेशन से होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसके थ्रू कर रहे हैं। तो हमारा परफेक्ट रिजल्ट कौन देगा? जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, या फिर ये दे रहा है? ये दे रहा है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये इक्वेशंस डिफाइन करने पड़ रहे हैं कि आपको जितना पार्ट में डिफाइन करना है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या डेटा इसी तरीके से मिलेगा? इस तरीके से मिल सकता है, और इसमें से कोई भी पैटर्न में मिल सकता है। तो इसके बेस पे आपको कितना लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पता चलेगा। तो वो लाइन के लिए फिर आगे जाके क्या करते हो, ट्यूनिंग करते हो कि इसमें इतने लाइन बन सकते हैं, इतना लाइन बन सकता है, और वही हमारा क्या कहलाता है, डिसीजन बाउंड्री कहलाता है। अगर इसमें आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो केनन क्या करता है, अगर आप देखोगे तो दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास डेटा है और उसमें से आपने अगर केनन एल्गोरिथम यूज किया है तो किस तरीके से वो सेग्रीगेट करेगा। वो हर एक डेटा पॉइंट्स पे क्या करेगा, डिस्टेंस लेगा और उसके बेस पे करेगा। यही आप एसवीएम आगे जाके यूज करोगे तो वो किस तरीके से सेग्रीगेट करेगा। एंड देन आरबीएफ यूज करते हो तो किस तरीके से सेग्रीगेट करेगा। देन हमने क्या बताया, नई बाइस करोगे तो किस तरीके से सेग्रीगेट करेगा। डिसीजन ट्री करोगे तो किस तरीके से वो सेग्रीगेट करेगा। रैंडम फॉरेस्ट करोगे तो किस तरीके से वो सेग्रीगेट करेगा हर एक डेटा को। तो यहाँ पे जितने भी एल्गोरिथम्स देखोगे सबका काम क्या है कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट डेटा को सेपरेट करना। और वो सेपरेट क्या होता है, डिसीजंस बाउंड्री होता है। तो सब में आपको सेम मिलेगा। सबका क्या है, अलग अलग तरीका है बाउंड्री बनाने का। यही चीज हम लोग सिर्फ सीखते हैं मिलकर कि कौन सा मॉडल किस तरीके का बाउंड्री बनाता है, और बाउंड्री किस पे डिपेंड करेगा, डेटा पे डिपेंड। तो ये चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छे से डिफाइन हो रहा हो कि कौन सा एल्गोरिदम किस तरीके से कोई भी डेटा में डिफाइन करना है। ठीक है। अब इसमें से जो डेटा पे बेस्ट होगा उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये वन टाइम में कभी भी होता नहीं। तो इसीलिए ये कहता है ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है कि आपका मॉडल किसमें बेस्ट आंसर। ये समझ में आ रहा है? ये इमेज समझ में आया आपको, क्या चीज है इसमें? नहीं, ये पूरा मतलब अगर इसमें हमने देखे ना कि आप कोई भी मॉडल यूज कर रहे हो तो उसके बिहाइंड द सीन्स किस तरीके से वो डेटा को सेग्रीगेट कर पा रहा है। अगर मैं ये पहले वाले को लेके चलूँ तो इसमें से बेस्ट कौन सा फाइंड करके दे रहा है, बता सकते हो कौन सा मॉडल? कैनन और एसबीएम में कौन सा? दो है एसबीएम में, एक लीनियर है और एक आरबीएफ है। लीनियर वाला अच्छे से सेग्रीगेट कर पा रहा है? नहीं, लग लग रहा है। हाँ, एक ये अच्छे से सेग्रीगेट कर पा रहा है, ब्लू पॉइंट को अलग रख रहा है और रेड पॉइंट को अलग रख रहा है। ये हमारा काम नहीं कर पा रहा है। ये अच्छे से काम कर पा रहा है, ये भी काम कर रहा है अच्छे से। डिसीजन ट्री भी अच्छे से काम कर रहा है। रैंडम फॉरेस्ट भी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए वो काम कर रहा है ना। तो इसमें अब क्या होता है, डिसीजन ट्री से थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बूस्टिंग एल्गोरिदम। बूस्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रैंडम फॉरेस्ट है ना वो क्या डिसीजन ट्री से ही बना हुआ है। और देखोगे डिसीजन ट्री के तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या कर रहा है, उसको बूस्ट कर रहा है और अच्छे तरीके से। देन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या था, जो अभी हम लोग ने देखा प्लेग्राउंड में। तो प्लेग्राउंड में और भी अच्छे से रिजल्ट मिलता है आपके पास। देन ये क्या है, बूस्टिंग एल्गोरिदम से। तो ये हमारा यहाँ तक ये भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। एडा बूस्ट भी उतने अच्छे से नहीं दे रहा है। देन एक ये भी हमें उतना अच्छे से नहीं दे रहा है ना। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि आपको नेटवर्क डिफाइन करने पड़ते हैं कि कितने होंगे। वो हम डेटा देख के ही बता सकते हैं। अगर आपके पास मिलियन ऑफ डेटा होगा तो पॉसिबल नहीं कि आप डेटा को देख पाओ, है ना। तो उस समय क्या होगा कि आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी ही पड़ती है। तो इस तरीके से आपका बेस्ट रिजल्ट जाता है। इसीलिए क्या होता है कि आपको पहले एल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिदम किस डेटा पे अच्छे से काम करेगा। ये समझ में आया?
इसीलिए क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन सबका सेम होगा, किसी का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज करोगे बस क्या करोगे, उसी को चेंज करोगे। इसीलिए हमने क्या किया है कि लीनियर और लॉजिस्टिक में पूरी डिटेल से पढ़ाया है। अब इसमें क्या होगा कि एल्गोरिथम ही डिस्कस होगा। ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आ गई देन हमने क्या किया था, इस पे यूज किया था। यहाँ पे एस्टिमेटर, एस्टिमेटर का मतलब होता है कि कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। तो मॉडल का नाम हमने ये किया, ऊपर में क्या रखा था, क्लासिफायर। और वो कौन सा मॉडल था, बना सकते हो हर्ष, कौन सा मॉडल रखा था नाम पे, सीएलएफ में कौन सा मॉडल स्टोर रखा था, हर्ष से पूछा है याद नहीं, पीछे से बता भी रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, नहीं सुना। इसमें जो मॉडल हमने स्टोर रखा है वो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, कैनन क्लासिफायर है। ये दिख रहा है कि कैनन क्लासिफायर यूज किया और उसमें के की वैल्यू कितना रखा है, 5 रखा है ना। ये इनिशियल टाइम है। अब ये क्या होगा कि इन चीजों के लिए चेंज होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, ग्रिड सर्च पे रखा है। ग्रिड सर्च पे क्या होगा, मैंने बताया था। देन फिर क्रॉस वैलिडेशन का काम, क्रॉस वैलिडेशन करेगा क्या कि आपके डेटा को सफल करेगा, कि एक मॉडल को 2 बार ट्रेन करेगा। कि पहला उसने क्या लिया, क्या 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 लिया था हमने, एक एन की वैल्यू इक्वल टू 5 ले लिया वो, मान लो फर्स्ट टाइम। देन इसी में क्या लिया, एक बॉल ट्री का यूज कर लिया। ठीक है, देन इसने क्या किया, लीफ साइज में 20 रख लिया। अब ये क्या करेगा, ये रखने के बाद एक मॉडल बनाएगा M1। ठीक है, अब ये M1 बन गया। अब ये क्या करेगा, हमने CV2 लगाया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार वो डेटा को फिर से सफल करेगा। सफल करने के बाद क्या करेगा, फिर से वो एन की वैल्यू 5 रखेगा। देन जो भी हमारे पास एल्गोरिदम था वो क्या रखेगा, बॉल ट्री रखेगा। और डेटा का वैल्यू मतलब लीफ की वैल्यू 20 रखेगा और ये मॉडल 2 बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, क्रॉस वैलिडेशन की वैल्यू डिफाइन होती है। ये समझ में आया? कि आप जितना क्रॉस वैलिडेशन करोगे उतना ही क्या होगा, एक मॉडल के लिए उतना टाइम क्या होगा, डेटा सफल होकर काम करेगा। ऐसा क्यों करते हैं कि हो सकता है जो फर्स्ट टाइम में डेटा हमने उठाया होगा वो अच्छे से सफल नहीं होगा, या फिर क्या होगा, बाइसनेस हो सकता है। तो दूसरी टाइम में क्या होगा कि थोड़ा सा सफल करेंगे तो और अच्छे से हो जाए, तीसरी टाइम करेंगे तो और अच्छे से हो जाए। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पे मैंने स्कोरिंग यूज किया है। स्कोरिंग में क्या यूज करते थे, हमारे पास मल्टीपल थे, उसमें से एक्यूरेसी स्कोर था, अगर याद होगा। एक्यूरेसी स्कोर कैसे निकालते थे बताओ। एक्यूरेसी स्कोर का मतलब फॉर्मूला अगर बोलोगे तो क्या लिखते थे, कि एक्चुअल में जितने ट्रू हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही होता था। 100 करते थे तो 2 डेसिमल में चला जाता था बस, नहीं तो आपको पॉइंट पे ही मिलता था। क्या हो गया, जब आप ये रन करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। दिख रहा है कि आपने क्या किया है, 2 फोल्ड अप्लाई किया है। तो पहला आपका क्या होगा कि एल्गोरिदम में क्या जाएगा, तो बॉल ट्री गया, लीफ साइज क्या गया, 20 गया, नाइबर कितना गया, 3 गया। अब उसको हमने क्या किया, स्कोरिंग देखा तो कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। और इसको टाइम कितना लगा, मिली सेकंड में ये ट्रेन हो गया। दूसरा क्या है कि एल्गोरिदम क्या होगा, बॉल ही होगा, साइज क्या होगा, 20 ही होगा, और नाइबर क्या होगा, 3 होगा। इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 0.933 आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया था वो 2 था, मतलब वो एक ही मॉडल को 2 बार ट्रेन करेगा डेटा को सफल कर करके। और ये क्या था, जो हमने सीवी की वैल्यू रखी थी। ये समझ में आया? इसी तरीके से वो हर एक चीज के लिए कर रहा है, CV1 CV2 CV1 CV2, ये दिख रहा है। और ये क्या करेगा, सेम एल्गोरिदम पे चलेगा। इस तरीके से आपके पास क्या है, इतने सारे मॉडल हैं। अब इसमें से जिसमें भी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है आप उस मॉडल का यूज कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि एवरेज निकाल सकते हो, कि इसमें से एवरेज मॉडल की एक्यूरेसी क्या चल रही है। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा मॉडल हो जो ओवरफिट होकर दिख रहा हो, कोई ऐसा मॉडल हो अंडरफिट होकर दिख रहा हो। तो हम लोग कौन सा मॉडल प्रीफर करेंगे, जो दोनों के बीच में होगा, जनरलाइज। तो हम लोग एवरेज देखेंगे, तो एवरेज क्या वैल्यू आ रही है अगर देखोगे तो इस पूरे मॉडल को, एक्यूरेसी, कि अगर आप देखोगे तो 90 और 95 के बीच में है सारा, है ना। तो ऑन एन एवरेज हम लोग कौन सा मॉडल परफेक्ट मान सकते हैं, जो 93 के आसपास होगा या 92 के आसपास होगा, है ना। तो उसमें से हम लोग अपना बेस्ट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो 95 में अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है उसको भी ले सकते हो। फिर यही काम आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। अगर इसकी एक्यूरेसी 95 आ रही है और टेस्टिंग में कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि पक्का है कि वो मॉडल क्या हो गया, ओवरफिट।
तो फिर क्या करोगे आप, दूसरा मॉडल लेके देखोगे। अब इसमें से जो मॉडल आपको मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट मॉडल है? इसके पास पैरामीटर होता है कि आप क्या लिखते हो, मॉडल या फिर जो भी नाम रखा है, ग्रिड डॉट बेस्ट पैरामीटर्स। तो बेस्ट पैरामीटर में क्या होगा, ये बता देगा कि इसमें से बेस्ट पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो इसने क्या बताया कि बॉल ट्री रखते हो और लीफ की साइज 20 रखते हो और एन नाइबर 7 रखते हो, इसमें इस कॉम्बिनेशन में, तो वहां पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। और वो कौन सा होगा, तो वो 94% वाला होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच गया। लेकिन इसमें टाइम किसका लगेगा, तो ये मशीन को लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो 100 डेटा पॉइंट्स है। अगर यही चीज आप क्या करते हो, 1 लाख 2 लाख डेटा रखोगे तो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि इतना मॉडल बनाना क्या है, ऑटोमेशन का काम है। और यही काम होते रहता है हमेशा। तो ये समझ में आया क्रॉस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करेगा। देन आप क्या करते हो, यही चीज बेस्ट एस्टिमेटर को लेके उसी की क्या बोल देते हो, बेस्ट मॉडल। ये हमारा क्या हो गया, बेस्ट मॉडल हो गया। अब इसी में क्या करेंगे, प्रिडिक्शन स्टार्ट करना चालू कर देंगे। अब प्रिडिक्शंस कैसे स्टार्ट करते हैं तो वो पता है, फिर क्या करते हो, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एंड देन वो वैल्यू। हाँ, यहाँ पे था ना, जैसे मैंने ग्रिड के अंदर से क्या किया, कौन से पैरामीटर जो बेस्ट है, इतना सारा कॉम्बिनेशन था उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट आ रहा है, तो इसने बताया एल्गोरिदम में बॉल ट्री रखना होगा, देन लीफ में क्या रखना होगा, 20 रखना होगा, और एन नाइबर में 7। ये समझ में, यही हमारा क्या बेस्ट पैरामीटर है। और इसी में क्या कर सकते हैं, बेस्ट स्कोर कौन सा है, तो इसने बताया ये बेस्ट स्कोर है इसके रिस्पेक्ट में। अब इस मॉडल को आप क्या कंफर्म करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको असाइन करके रख सकते हो किसी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसको बेस्ट मॉडल बोल दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। और बेस्ट मॉडल में हमने क्या किया, इस वाले पैरामीटर का यूज कर दिया। अब इसी से क्या करेंगे, बेस्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्शन कर सकते हो अपना, कि जो बेस्ट मॉडल है उसी से प्रेडिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी मॉडल को कर दिया मैंने, नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से पूरा काम चलेगा। ये समझ में आया? अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, जो हम लोग कैनन यूज नहीं करेंगे। इसका भी कैनन एसवीएम और एक जो भी मतलब क्लासिफिकेशन का 2 3 और एल्गोरिदम है, उसको एक ही साथ इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कैनन का, बता सकते हो? हम्म, क्यों होगा टाइम टेकिंग? नहीं, वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। और डिस्टेंस जितना ज्यादा डेटा पॉइंट होगा उतना ज्यादा फिर क्या होगा, कंप्यूटेशंस में टाइम लगेगा। तो इसलिए वहां पे ये मॉडल फेल हो जाता है। ये मॉडल आपके पास स्मॉल डेटा है ना, वहां पे आप काम कर सकते हो क्लासिफिकेशन से, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं इस मॉडल से। तो इसके बाद फिर हम लोग किस में जाएंगे, तो इसमें की जाएंगे हम लोग, या तो एसवीएम में चले जा रहे हैं या फिर डिसीजन ट्री पे। ये दोनों का काम क्या होता है, एसवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसके अलावा एक और थी, नई बाइस पे देख लेते हैं। बाइस, नई बाइस पढ़ा है किसी ने, 11th में कॉन्सेप्ट था, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से थे, बता सकते हो? एक ही था, कौन सा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि या प्रोबेबिलिटी होगी या तो कंडीशन के बेस पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हो। कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप यहाँ कहीं पे भी जाओगे तो क्या होता है, 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी, है ना। लेकिन वहां पे जाओगे तो क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी कि ये कंडीशन है तभी। ये नहीं कि आप आओ, एडमिशन करवा लो और क्या है, हो गया जॉब। उस आए, नहीं, अच्छे से समझोगे ना, रिलेट तो करोगे ना सारी चीजें। तो एक प्रोबेबिलिटी होती है, जो मैंने बता दिया कि वो 100% है, लेकिन उसमें क्या है, कंडीशंस भी लगेगा। कंडीशंस क्यों लगाते हैं, ताकि एक्यूरेसी आए। क्योंकि अगर कंडीशंस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ना ही डेटा सही से आएगा, ना ही उसकी एक्यूरेसी सही होगी। इसलिए कंडीशंस बेस पे काम करते हैं, कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, इसके बेस पे बताओ कि क्या हो सकता है ना। तो वो चीज हम लोग लेके चलते हैं। जैसे आज बारिश होगी, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी, क्या क्या कंडीशन लेके चलते हो, तब आप बोलते हो कि बारिश होगी। और और तो ये क्या हो गया कि आपने कंडीशन बताया, उसके बेस पे क्या है कि प्रिडिक्शंस होता है, कि जितना ज्यादा आप कंडीशन डिफाइन करते हो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन होता है ना। तो यही हमारा क्या होता है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो पहला मॉडल होता है वो होता है नैव बायस। कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो पहला फॉर्मूला था वो नैव बायस कहलाता है। नैव बायस में क्या था कि जो भी आप कंडीशन के बेस पे प्रेडिक्शंस करना चाहते हो वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसका मैथ्स के पार्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लगता है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। नैव बायस, और इसका फॉर्मूला इमेज पे दिख जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, याद है? ये ला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। कि आपके पास बी गिवन है, मतलब ये कंडीशंस आपके पास गिवन है। अब बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब अगर आपके पास क्या है, क्या हो गया, जैसे कैंसर वाला ही लेके चले। कैंसर वाले में क्या होता है, टेस्ट होता है। तो टेस्ट मान लो एक कॉलम का टेस्ट हमने क्या लिखा, ब्लड वाले का रखा है। ब्लड का जब टेस्ट करवाया उसमें क्या है, कुछ डेटा आ गया। अब आपको मैं ये डेटा दे रहा हूँ कैंसर के बेस वाले पे। अगर मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ इसके बेस पे आपको बताना है कि क्या उसको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब ब्लड में क्या होता है, WBC। किसका किसका स्टार्ट है, क्या हो गया रोहन? वही तो, क्या बोलते हैं जो शादी में होता है नहीं, वैसा गूंज रहा है आवाज। कि जहाँ पे भी हो स्टेज पे आ जाए। जागरण में नहीं, जागरण में यही चलता है कि जहाँ पे भी हो स्टेज पे आ जाए, तो यही गूंजते रहता है। वैसे क्यों? क्या चीज का? तो अच्छा लगता है। यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा ना। तब तक पता चला दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इधर चेक चेक होते रहेगा। नहीं, चलो कोई नहीं। MCQ में इन चीजों पे क्वेश्चंस रहेगा। वैसे में आपका पेम में प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है। प्रोजेक्ट बेस पे और जो टॉपिक है, तो ये चीज जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज तो बताते जा रहे हैं ना। अब ये चीज आपको धीरे धीरे याद तो रखनी पड़ेगी, इसीलिए तो मैंने क्या किया आपकी हेल्प के लिए, वो मैंने MCQ भेज दिया है। हम्म? बाकी वो MCQ ना साथ ही साथ डिस्कस भी कर लेंगे आप। वही जो बेसिक्स आपका पाइथन है, SQL है, वो चीज तो कंपलसरी है। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पावर BI में एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपके पास क्या होगा, एक टैबलू होगा तो उससे एक आध क्वेश्चन आ सकता है। बाकी फिर प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि मशीन लर्निंग सबसे लास्ट टॉपिक होता है। तो उसमें अगर प्रोजेक्ट बनाया बंदा, तभी क्या है, कॉन्फिडेंट हो सकता है, तभी वो आंसर कर सकता है। हम्म, ये दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट का ही तो, प्रोजेक्ट आप मॉड्यूल के बेस पे बनाओ। ये चीज तो उसमें अलग अलग मॉडल के बारे में पूछ सकते हैं। इस पे इतने ही टॉपिक तो यहाँ तक तो चला है ना। तो फिर सिंपल सी बात है ना, या तो बात आप पे आएगी क्योंकि अटेंडेंस तो आपका पूरा लग रहा है, कि वो बोलेंगे फिर अटेंडेंस कैसे लग रही है। आप इसलिए आएगी क्योंकि आप जो टॉपिक बोल रहे हो, या तो मैं फिर जिसके हिसाब से इनका है उसके हिसाब से चलूँ या फिर डिटेल में चलूँ। सिंपल सी बात है ना। अगर डिटेल में जाएंगे तो टाइम लगेगा ही थोड़ा सा। नहीं, ये तो उसमें आपके पास है ना ऑप्शन कि आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाओगे। आप ये बोल सकते हो कि ये पिछले मंथ या फिर बोल सकते हो अभी करंट मंथ में ही कंप्लीट हुआ है। तो ML क्या है कि मैथ बैकग्राउंड से था ही नहीं हमारा, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट हाँ जितना अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। सिंपल सी बात है। नहीं, जितने आप टॉपिक में बनाओगे उतना तो हो गया है।
अब देखो, मैंने जितना चीज पढ़ाया, अब सिर्फ मुझे एल्गोरिदम्स ही बताने हैं। और एल्गोरिदम्स एक क्लास में दो एल्गोरिदम आराम से हो सकते हैं। एल्गोरिदम में क्या, एक हमारे पास एसवीएम बचा हुआ है, एक डिसीजन ट्री, और रैंडम फॉरेस्ट और एसेंबल, ये चार बचे हुए हैं। उसके बाद अनसुपर, नहीं है। उसके बाद एक अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज में क्या था, तीन होंगे। अनसुपरवाइज में आपके पास के एन एन का होता है, के मीन्स का होता है, दूसरा हायरार्किकल होता है, और तीसरा हमारे पास क्या था, क्लस्टर का होता है। ये के एन एन और वो के मीन्स होता है। हाँ, के मीन्स अलग होता है, कि उसमें आप क्या करते हैं, सेंटर के बेस पे लेते हो, मीन्स के बेस पे लेते हो। के एन एन ये एक अच्छा इक्वेशन है, जिसमें क्या होगा कि आप यूज करोगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि दो आप पॉइंट लेते हो और उस दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है वो बताते हो। वही काम करता है कैनन। और उसी के बेस पे क्या होगा, प्रेडिक्ट करके बता देगा कि जो भी आप डेटा पुट करोगे ना, वो पुराने डेटा से देखेगा किसके ज्यादा नजदीक है और किसके ज्यादा दूर है। तो जिसके ज्यादा नजदीक होगा वो डेटा पॉइंट, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये प्रेडिक्ट करके रियल टाइम में देता है, कि जैसे आप डेटा पुट करोगे ना वैसे ही आंसर करके दे देगा। तो ये हमारा क्या होता है, मॉडल्स होते हैं। हम्म, कोई नहीं, तो नई बाईस का ये फॉर्मूला, नई बाईस का अगर फॉर्मूला थोड़ा सा भी डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन करके बता देता हूँ। नई बाईस में ए और बी क्या होता है, ए जो आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, बी कंडीशन, कि आपके पास एक कंडीशन होगा, उसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, ये प्रेडिक्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के बेस पे मैंने क्या लिया था, कैंसर और ब्लड का लिया था, है ना। आप क्या करते हो, ब्लड सैंपल देते हो। ब्लड सैंपल के बेस पे क्या है कि मुझे प्रेडिक्ट करना है कि इसको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा कि आप इसको पढ़ोगे किस तरीके से, कि आपके पास बी गिवन है, बी मतलब जो भी आपके पास कॉलम्स था वो गिवन है, और उससे हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, ए की वैल्यू। देन वो कैसे फाइंड हो सकता है, तो वो फाइंड हो सकता है जब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू होगी बी के बेस पे। दूसरा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि ए की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पूरे डेटा में। दूसरा, कि डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि उस पे ब्लड में हमारे पास जो भी एविडेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और ये कॉम्बिनेशन जो भी बनता है वही हमारा क्या रहता है, प्रिडिक्शन से रहता है। और ये आपको 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी नंबर मिल जाएगा, और वो आप क्या करोगे, बता दोगे। तो इसमें जो भी चीजें होती हैं तो दो चीजें आपको दिखेंगी। पहला, कंडीशन से पहले का क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और ये चीज जैसे ही होती है, तो ये क्या है, कंडीशन के बाद की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रायर और पोस्टीरियर। ये दिख रहा है। प्रायर का मतलब क्या हो गया, कि ये ब्लड सैंपल नहीं था उस समय क्या कैंसर की प्रोबेबिलिटी थी। जैसे हमारे पास इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी आई, मतलब ये कैंसर की बेस पे आ गया, मतलब ये डेटा पूरा आ गया, उसके बेस पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो, तो उसको बोलते हैं पोस्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है। और यही हमारा क्या है, बायस, सॉरी नहीं बायस है। अब इसमें भी क्या होगा, मल्टीपल वेरिएंट होंगे। पहला, कि ये बायनोमियल होगा जो कंटिन्यूअस के लिए होगा। सो एक क्या होता है हमारे पास, नाइव होता है। और एक और हमारे पास मल्टीनोमियल था। मल्टीनोमियल में क्या होगा, कि एक से ज्यादा कंडीशन होगा। एक हमारे पास क्या होगा, गौसियन होगा। गौसियन हमने पढ़ा था अगर याद होगा तो, डिस्ट्रीब्यूशंस में गौसियन डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा था। हाँ, ऐसे वाला। इसको क्या बोलते थे, दूसरा नेम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप गौसियन नई बायस का यूज कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये क्या होगा, कि आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा। कंटिन्यूस मतलब न्यूमेरिकल वाला। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल वाला डेटा है तो उसमें क्या है कि आप गौसियन नई बायस का यूज करोगे। अगर आपके पास क्या है कि नॉर्मली बाइनरी के लिए, तो क्या करोगे आप, नई बायस का यूज करोगे। अगर आपके पास क्या है, मल्टी क्लास है, मतलब दो से ज्यादा क्या है, वैल्यू है, तो क्या करोगे, मल्टीनोमियल नई बायस का यूज करोगे। तो इसके अलग अलग ये वेरिएंट है। ये समझ में आया, ये वेरिएंट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे प्रिडिक्शंस करता है, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी उसके बेस पे क्या होगा, आंसर आएगा। हम्म, फिर ये हमारे पास, लेकिन सबको इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे साथ ही साथ। बट इस सब में क्या होगा, कि एक बार आपको समझाने के बाद दोबारा फिर जिस दिन इम्प्लीमेंट करेगा ना, फिर एक बार रिपीट होगा तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा से समझ में आएगा। तो मैंने बताया था नई बायस होता क्या है। तो ये क्या है,
प्रोबेबिलिटी एल्गोरिदम है। ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है और कुछ नहीं। अब उसके बेस पे बताएगा। देन इसके जो फॉर्मूला दिखाया था वो ये है, सिंपल फॉर्मूला। इसमें हर एक चीज को क्या बोल रहे हैं वो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग गिवन दैट बी इज ट्रू, कि बी अगर होता है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका मतलब ये ए डिवाइडेड बाई बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग, कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमारे पास ये पूरा डेटा है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, ये पूरा डेटा है। देन ये क्या है, बी डिवाइडेड बाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग गिवन दैट ए इज ट्रू, कि ए हमारा होगा तब क्या होगा। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो। देन मैंने टाइप्स बताया। टाइप्स में क्या था, गॉसियन था। गॉसियन किसके लिए होगा, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, नॉर्मल हो। और ये कैसे चेक कर सकते हैं, पीएलटी से आप कर सकते हो, एसएनएस से भी कर सकते हो, डेटा को विजुअलाइज करके देख सकते हो कि हमारे जो भी फीचर्स होंगे वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सुटेबल किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए। मल्टीनोमियल में क्या होगा, डिस्क्रीट काउंट डेटा होंगे, मतलब एक से ज्यादा होगा। जैसे आप क्या करते हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशंस, कि हमारा किस टाइप का टेक्स्ट है, कि हमारा क्या है, कि पीओएस पे आप जाओगे ना। पीओएस क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, कि जो हमने लेटर लिखा वो क्या है, नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो हमारे पास क्या है, मल्टी क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें यूज कर सकते हो। बर्नौली में क्या होगा, याद होगा तो, बर्नौली में क्या होता था, दो ही चीज होंगी, या तो वन होगा या तो जीरो होगा, या तो ट्रू होगा तो या तो फॉल्स होगा। तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, बर्नौली नहीं बायस का यूज करेंगे। बट ये क्या होता है, सिर्फ बाइनरी फीचर्स के लिए। बाइनरी फीचर्स, फीचर्स किसको बोलते थे अगर याद होगा तो, फीचर्स क्या थे, हाँ, लेबल्स को बोलेंगे। जो एक्स होते थे हमारे पास, लेबल्स ये वाई होता था अगर याद होगा तो। लेबल किसको बोल रहे थे, वाई को बोलते थे, याद है। जिसको टारगेट भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो। तो ये चीज हमारा क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास फीचर्स होगा, फीचर्स मतलब एक्स, अगर एक्स के अंदर 0 1 की बेस पे होगा तो आप क्या कर सकते हो, बर्नौली का यूज कर सकते हो। बाकी जो मेथड इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होगा सेम होगा। कोड तो देख लो। ये क्या था हमारे पास, नेइव के अंदर होगा, क्या क्या होता है, एसके लर्न किसके अंदर जाओगे, नेइव 22 के अंदर। नेइव में कौन सा मॉडल यूज करना है, जो जो मॉडल यूज करना है आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करते हो, सेम एक वेरिएबल बनाते हो और इसको क्या करते हो, ट्रेन कर देते हो। आप कुछ वेरिएबल तो कुछ भी रख सकते हैं ना, कि ये क्लासीफायर है तो हमने क्या किया, कुछ भी रखा है। तो कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ये चेंज हो रही है अगर आप देखोगे। हम्म, हाँ, तो सबका अपना अपना मेरिट डिमेरिट है ना। तो इसमें भी क्या होगा, डिमेरिट्स होगा, इसीलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो उसमें भी तो डिमेरिट है। बट यही क्या है कि अभी, कि वही हमारा क्या है, बेस्ट मॉडल है, इसलिए हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर रिसर्च होने के बाद क्या होगा, तो भी परफेक्ट मॉडल आ सकता है। जैसे चैट जीपीटी से परफेक्ट मॉडल कौन बीच में आया था, डीप सीक आया था, फिर अभी कौन सा है। अच्छा कोई नहीं, तो बाकी ये कल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और जो कल का टॉपिक रहेगा आपका, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, घर से नहीं पढ़ना है, मैं फाइल एक बार शेयर करूंगा, आप देख के आओगे। पूछेंगे आप ही से। एसवीएम और डिसीजन ट्री कल का रहेगा। नहीं वो मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, जितना समझ में आना चाहिए। देन कल हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, एसवीएम और डिसीजन ट्री करेंगे। क्या चीज, तो कल तो पूछूंगा तुमसे। जो हमारे सुपरवाइज में होता है इतना ही होता है। अगर आप सुपरवाइज में देखोगे ना, एक एसवीएम होगा, एक डिसीजन ट्री होगा, एंड देन इसेंबल लर्निंग्स होंगे। तो इसेंबल लर्निंग में क्या है, कि बेसिक्स हम लोग देखेंगे। देन इसके बाद आपका क्या होगा, अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में क्या होता था, याद है, डेटा नहीं दिया हो रहता था। नहीं नहीं, वाई की तो नहीं।
ऐसे कैसे होगा, कुछ इनके इसमें क्या रहेगा, सिर्फ फीचर्स रहेंगे। फीचर के बेस पे आपको क्या प्रेडिक्ट करना है, क्या लाना है, आपको नहीं पता होगा। तो हम क्या करेंगे कि उस पर आप क्या रख सकते हैं, पैटर्न के बेस पे। तो ये हमारा ठीक है। और जो डाउट है वो पूछ लो। बाकी जा सकते हो, अभी क्लास चलेगी यहाँ पे। बाकी बताओ। आप तीन के बेस पे बता, ये पूरा कौन होता है, तो वन और नोट इनकोडिंग होता है, लेकिन नंबर ऑफ फीचर्स कम होने चाहिए, मतलब यूनिक बेस कम होना चाहिए। ये भी तो बाकी एक बार वो भी हम लोग देखेंगे। डेटा इनकोडिंग, इनकोडिंग है ना लेवल वाला। हाँ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन करोगे ना तो इनका भी करना है, अगर करना चाहो तो। या तो फिर लोग में चला के नहीं, वो अपने लिए रखते हैं। बट हाँ, अगर वो लिखते हो ना, तो अगर इन फ्यूचर अगर बोलते हैं कि एरर कितना है, वही दिखाओ। मीन्स मुझे चाह रहा था उसमें से बेस्ट फोन है वो बताओ कि मीन स्क्वायर एरर है। उन दोनों को अलग अलग कलर में लेटर प्लॉट बनाया है। एक्सपर वाला कौन है, रीजन वाला कौन है, नहीं पता चलेगा। इसमें एक लाइन बना सकते हैं हम लोग, फिर हमें उसमें फिर हमें यूज करना पड़ेगा। नहीं तो ह्यू लगाओगे ना, तो ह्यू एसएनएस में रखा ना, एसएनएस में आप स्कैटर अपलोड बनाना और उसमें ह्यू रख देना। ह्यू क्या रखोगे, ये डेटा वाला। नहीं, वो कलर पे डिफाइन कर देगा कि प्रिडिक्शंस वाला कौन है और एक्चुअल वाला कौन है, या तो टेस्टिंग है। बाकी एक बार
इसमें एक लाइन ही ड्रॉ कर दोगे ना तो बता देगी कि बेस्ट तुम्हारा कौन सा लाइन है वो पता चलेगा। पीएलटी डॉट डॉट करते हैं हम, पीएलटी डॉट डॉट करते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कुछ ही लर्न करना पड़ेगा। पहले तो ये आप लाइन क्रिएट करोगे, बाकी जो मंडे को हमने 1 to 1 रखा ना सबका, तब बताओ आप। हाँ, क्या था आपको, क्या था? कौन सा? वो कुछ मीटिंग चल रही है। एक्टिवेट तो हो तो रहा है, एक्टिवेट करने के लिए सिंपल है कि एनवायरनमेंट का नेम, वो पावरफुल में कर लेते ना फिल्म, हमें परमिशन में पावर सेल में क्या होता है कि आपको क्लिक परमिशन देना, ये चीज वहां से भी ताकि हम सीख पेपर में लिए छुट्टी लेता और क्या तो ये क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे।
ये आप मॉडल में मीटिंग आप या टाइटली ये डेटा क्लियर करने के बाद क्या करते हैं क्या तो जैसे कहा जाता है हमारे प्रोजेक्ट में थोड़ा पेपर वाले इसलिए तो मंडे को रहता है मतलब जिस तरीके से सीन होगा बाकी जो भी है इसीलिए मंडे तक आपका कंप्लीट होना चाहिए सब कुछ वो तो हो जाएगा अगर उसके बाद अगर कंप्लीट नहीं है उसके बाद पूछते हैं कि ये चीज़ जाना जाना ये बताओ तो फिर आपकी होती है तो मैंने उसमें टाइम स्पेसिफिकली दे दिया सबको कि मंडे तक कंप्लीट तो 5 ब्रैकेट का वो तो इंडेक्स में वो बताओ कहाँ पे है और एक बंदे का ना हमारे पहले भी अगर आपको कुछ पता चला कि प्रोजेक्ट उस दिन प्रोजेक्ट आपका बना के लाना है आपको नहीं करना आपको भाई ये तो ऑफिस में चलता है मतलब जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा डेट टाइम में कौन सा पेपर होगा वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा था जो ये हाँ एक हुआ है ना मैं तो ये जो कश्मीर की प्रॉब्लम है तो इंटरप्रेटेशन के हिसाब से बन जाएगा आपको ये बिल्कुल डाल तो ये रियल अब इसमें क्या करना है
ये सब ये मतलब
दो तीन मॉडल हमने यूज किया, इसी से परफेक्ट है। मतलब बाकी यूज करना तो इजी है, आपको पता है सिर्फ मॉडल का नहीं है। और उसका क्या है कि थोड़ा सा आपको ये बस ये चीज आंसर करना है। क्या करो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ आप। तो ऐसे ये भी तो कोई तब देखिए सर, लेकिन वो फेस्टिवल साइड है ना, तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं होता इसके लिए उसमें ना एक्चुअली बिल्कुल माया ये कहानी बना, वो तो है सर, बट फिर भी वो तो जो उसमें जाते हैं हमारे क्या बोलते हैं नॉर्मल उसमें चलती है। इसमें तो सारे बैच को मिला के ना वीक में एक दिन का प्रैक्टिस का रखेंगे। हाँ, तो वो वीक में एक दिन का रहेगा। अभी मानसी आप बताओ आपका क्या था तो इसके लिए इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसमें तो इन्वायरमेंट इसलिए बनाना तो क्या वर्जन पड़ेगा तो उसमें क्या है कि इसी वजह से सारा काम कर देना इसमें क्या है प्रैक्टिस के टाइम नहीं आ रहा है मुझे इसी का करना है अभी तो कुछ नहीं उसमें भी ऐसा नहीं है। सर आपका जो रिक्वायरमेंट फिनिश करते रहते हैं आप उसमें देखा था। हाँ, तो उसमें क्या है कि वर्जन का था और मुझे पता है कि लेटेस्ट पे हम लोग काम करते हैं तो डायरेक्ट हम नहीं लेंगे बस नाम हो जाता है जो मेरे लिए लाइब्रेरी आपकी इम्पोर्टेंट है बाकी आप काम तो उसमें फिर मैं भी चाहता हूँ बाकी देखना ही पड़ता है मैं फिर नहीं बैठा
इसके लिए ना पीछे रखो, अगर हटाना है तो हटा सकते हो। क्योंकि हमें क्या करना है, टेक्निकल पीरियड पे जाना है, तो टेक्निकल कोई नहीं है, तो इसको सबसे नीचे रखना है, तो मतलब कुछ इससे नीचे। एटी एटी फाइव भी हमारा होता है। और क्या करें? क्योंकि जब वो आईडी आपका बैंड नहीं हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं, या तो आप नई ईमेल आईडी से बनवा लें, फिर लिंक्डइन बनवाने में क्या दिक्कत है, जीमेल आईडी तो आपको नहीं करता है ना, ईमेल आईडी आपको ईमेल आईडी आप सिर्फ ओटीपी के लिए रखते हैं। बाकी आप एक बार पूरा अच्छे से बना लें। एक बार जितना तो आप वो तो उसके बाद कोई नहीं आता। इसमें आपने एक बार